वेल फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि अब हमारे नवंबर मई 2019 का पेपर काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो अब एक बार हम क्विकली सिलेबस का रिव्यू कर लेते हैं और साथ ही साथ प्रीवियस 2 पेपर्स का भी रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले 2 पेपर में हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या क्या पूछा और अब लास्ट मोमेंट में उसे ध्यान में रख के हमें किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप सिलेबस का रिव्यू करते हो तो यहाँ पे हमें सिलेबस दिख रहा है और सिलेबस में हमें 12 टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। मेनली ये 12 टॉपिक्स में बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो पुराने टॉपिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डेरिवेटिव, फॉरेक्स और डेरिवेटिव के साथ ही है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये 2-3 बड़े बड़े टॉपिक हैं। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और मर्जर ये पुराना ही टॉपिक है। सिक्योरिटी एनालिसिस पुराने टॉपिक में पोर्टफोलियो में से एक पार्ट अलग कर दिया गया है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन ये भी पोर्टफोलियो से ही पार्ट अलग किया गया है, जिसके अंदर बॉन्ड वैल्यूएशन, इक्विटी वैल्यूएशन हमें दिया गया है। और रिस्क मैनेजमेंट के नाम पे एक छोटा सा नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा थ्योरी में थोड़ी सी पोर्शन 2-3-4 छोटे छोटे टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिए गए जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम अपने प्रीवियस 2 पेपर्स का देखें पोजीशन, तो ये पोजीशन हमें नज़र आ रही है मई 2018 का पेपर और नवंबर 2018 का पेपर। ब्रॉडली अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ABC और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 में यहाँ तक इसमें भी पार्ट ABC। 1 नंबर क्वेश्चन जो है वो एक कंपलसरी क्वेश्चन है जो हमें बनाना ही बनाना है 20 मार्क्स का। लेकिन जो बाकी 5 क्वेश्चंस हैं उन 5 क्वेश्चंस में से हमें कोई 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक ऑप्शनल है, एक क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो अगर इन टर्म ऑफ टोटलिटी हम चेक करें तो हमें करीब 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर आप नवंबर का पेपर देखो तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन गायब हैं, यानी कंपल्सरी क्वेश्चन में 3 और बैलेंस में हमें 10 सॉल्व करके काम चल सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम अपनी चॉइस में 4th या 6th रखें तो हम बैलेंस क्वेश्चन में से या दोनों रखते हैं तो 10 क्वेश्चन सॉल्व करके हमारा काम चल सकता है। टॉपिक्स आप देखोगे तो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड नज़र आते हैं। जैसे अगर हम मई 2018 ही देखें, मर्जर नज़र आ रहा है, फॉरेक्स नज़र आ रहा है, पोर्टफोलियो अगेन पोर्टफोलियो यहाँ पे फिर से नज़र आ रहा है, फिर से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नज़र आ रहा है हमें 6 नंबर में, 4 नंबर में, 2 नंबर में। सिक्योरिटी वैल्यूएशन बॉन्ड नज़र आ रहा है। पुराने टॉपिक्स में से म्यूचुअल फंड छोटा टॉपिक नज़र आ रहा है, मर्जर ऊपर ही नज़र आ चुका है हमें। डेरिवेटिव के 2-3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट भी डेरिवेटिव से ही क्वेश्चन है। तो अगर हम एक सेकेंड क्विकली व्यू लें इन क्वेश्चंस का तो हमें ये व्यू भी नज़र आ रहा है। ये हमें क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन मर्जर का क्वेश्चन आया मई 2018 में। यहाँ ऊपर आप देखोगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, अटेम्प्ट 4 फ्रॉम द रेस्ट। तो 1 अगर आप देखोगे छोटा सा एक मर्जर का ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को बनाते ही बनाते हैं। फिर उसके इमीडिएटली बाद ये हमें दिख रहा है एक फॉरेक्स का क्वेश्चन छोटा सा, जिसमें फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नज़र आ रहा है आर्बिट्रेज का पार्ट बी में 8 मार्क्स का, और एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप आओगे तो ये पोर्टफोलियो का एक बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है, बेसिक टाइप का 10 मार्क्स का। और सेकंड क्वेश्चन ये हमें दिख रहा है और ये है छोटा सा एक क्वेश्चन बॉन्ड वैल्यूएशन का, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है एंड दिस इज फॉर 6 मार्क्स
और 4 मार्क्स का थ्योरी है। यहाँ से हम देखेंगे एक तीसरा क्वेश्चन में पार्ट ए, ये हमें नज़र आ रहा है ईवीए। तो अपेरेंटली अगर आप टॉपिक्स देखो तो ईवीए नज़र नहीं आता है, लेकिन वैल्यूएशन के अंदर ये ईवीए भी एक पार्ट है और इसमें छोटा सा क्वेश्चन हमें पूछ दिया करते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये हमें म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नज़र आ रहा है 10 मार्क्स का। म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। एक एनएवी की कैलकुलेशन जो कुछ खास नहीं है, मई 2012 में आया था, फिर से रिपीट होके अभी पूछा गया है। एक क्वेश्चन नंबर 4A में हमें नज़र आ रहा है ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार नज़र आ चुका है, आज तक बार बार आ जाता है। डेरिवेटिव के नाम पे हमसे एक छोटा सा मजाक किया गया है। ऑप्शन का क्वेश्चन नज़र आ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन डेरिवेटिव में, और इसके अलावा फिर थ्योरी नज़र आ रही है छोटी छोटी। एक ये क्वेश्चन काफ़ी पहले हमारे एग्जाम में आ रखा था, सेंसेक्स के रेफरेंस पे यहाँ पे कैलकुलेशन करना, ईएमए की कैलकुलेशन करना। ईएमए की कैलकुलेशन अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने डेरिवेटिव में से तोड़ के एक छोटा सा टॉपिक बनाया है, सिक्योरिटी एनालिसिस, और उसके अंदर 2 ही टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। एक उसमें से ये आ गया है, एक और वहाँ पे क्वेश्चन है जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में वो भी हमें दिख जाए। अगेन ये डेरिवेटिव का छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है स्वैप का। पहले ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है स्वैप का, और स्वैप का क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिख रहा है जीडीआर। एडीआर जीडीआर आईपीसी में भी पूछा जा चुका है और फाइनल में भी उन्होंने जीडीआर हमें पूछा। एक आसान सा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में 2002 में डाला गया था, एडीआर जीडीआर बिल्कुल गायब रहा। 2016-17 में जाके पहली बार दिखा और अब फिर 1-2 बार फिर से रिपीट हो गया है। और एक लास्ट में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अगेन ये पोर्टफोलियो के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन है एंड 4 मार्क्स का नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन पेपर एक बैलेंस सा पेपर हमें दिखा, और यहाँ पे ये ब्रेकअप दिख रही है 6 क्वेश्चन की ABC, और वो हमें बैलेंस नज़र आ रहा है क्वेश्चन। तो ऐसा एज सच कुछ था नहीं, कोई ज़्यादा जाने नहीं थी, इसलिए स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। अगेन आप नवंबर का पेपर देखोगे तो नवंबर के पेपर में जो कंपलसरी क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे बॉन्ड, शुरू में भी बॉन्ड, लास्ट में भी बॉन्ड। ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट बॉन्ड पे या म्यूचुअल फंड पे कई बार डबल क्वेश्चन पूछ देता है। फॉरेक्स देखोगे यहाँ पे 1 क्वेश्चन फॉरेक्स, 2 क्वेश्चन फॉरेक्स एंड 3 क्वेश्चन फॉरेक्स। फॉरेक्स में छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन उन्होंने हमें दे दिए हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखोगे तो सिर्फ 1 ही क्वेश्चन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से उन्होंने पूछा है। तो एज सच कोई गारंटेड स्कीम नहीं है कि कोई बड़ा टॉपिक होगा तो वहाँ से बार बार क्वेश्चन आएंगे या ज़्यादा मार्क्स के आ जाएंगे। जैसे ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन पूछा, डेरिवेटिव से उन्होंने हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव से 2 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, और अब जरा इन और बाकी छोटे छोटे हमें थ्योरी के क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, या फिर जो कॉमन टॉपिक है म्यूचुअल फंड और मर्जर, ये कॉमन है म्यूचुअल फंड मर्जर मिला के, और उसके साथ साथ बॉन्ड। यहाँ से करीब करीब आप देख पा रहे हो 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार ज़रा हम इस पेपर को भी देख लें, ये हमें पेपर दिख रहा है। तो ये नवंबर का पेपर पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, हालांकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया था वो बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स बॉन्ड रिफंडिंग का। तो ये क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है 8 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का बॉन्ड रिफंडिंग का। बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन 8 मार्क्स का नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबे समय के बाद क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार ऐसा आता रहता है। ये क्वेश्चन एक बार 2005 नवंबर में आया था, और इसके अंदर 2 एडिशनल पॉइंट थे। उन 2 एडिशनल पॉइंट के साथ साथ ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया कि जब इनिशियली बॉन्ड इशू हुआ था तो उस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया था, और अभी जब बॉन्ड
रिफंड होगा तो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग पीरियड होगा। इस 2 एडिशनल पॉइंट के साथ ये क्वेश्चन आया था नवंबर 2005 में। अदरवाइज इन 2 पॉइंट्स को छोड़ के बॉन्ड का क्वेश्चन बार बार आता रहता है। ये नोस्ट्रो अकाउंट का एक क्वेश्चन है फॉरेक्स का। ये क्वेश्चन भी नवंबर 2005 में आया। तो आप देखोगे 2005 के आसपास से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पिक कर लिए पुराने पेपर से। और एक बार फिर ये हमें 8 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया नोस्ट्रो अकाउंट का। नॉर्मली स्टूडेंट इसे नहीं बनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन के रेफरेंस पे शेयर का क्वेश्चन दे दिया, किस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है और ग्रोथ रेट कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रोथ रेट ध्यान में रखते हुए किस तरह से हमें शेयर प्राइस कैलकुलेट करना है। आईपीसी में भी इस टाइप के क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक में आते रहे हैं। पोर्टफोलियो के नाम पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, और ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने एपीटी का, जिसमें 2 फैक्टर बीटा 1 बीटा 2 को रेफर करते हुए क्वेश्चन ये उन्होंने दे दिया है। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है, और अभी ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट होके आ गया पास्ट पेपर से। और आगे देखेंगे हम, ये म्यूचुअल फंड का एक बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन आया, बेसिक टाइप का क्वेश्चन। यहाँ से आप आगे चलो तो डेरिवेटिव का ऑप्शन टॉपिक से बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा 8 मार्क्स का। म्यूचुअल फंड में भी बेसिक टाइप का क्वेश्चन दिया 8 मार्क्स का। अभी हम उन टॉपिक्स को भी देखेंगे। और फिर ये मर्जर से एक क्वेश्चन ये रिपीट करके उन्होंने दे दिया। अभी कुछ समय पहले ही ये क्वेश्चन आया था, एक बार फिर से वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी दोनों के लिए अपने अपने प्लान। क्वेश्चन ने हमें कह दिया है ये दोनों कंपनी, वेंडर का अपना प्लान है, परचेजर का अपना प्लान है। अपने अपने प्लान में, दोनों प्लान में, बोथ अल्टरनेटिव में आप 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करके दिखा दो। कंसिडरेशन क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर, और सिनर्जी गेन के जो एडवांटेज होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉरेक्स पे आप देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स। अगर हमारा यूएस और इंडिया का इंटरकनेक्शन के साथ स्पॉट रेट दे रखा है रुपये पर डॉलर, स्पॉट रेट 3 मंथ 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, और इंटरेस्ट के रेट्स दे रखे हैं, तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि हमें ये बतला दो कि रुपी बोरो करके अगर हम चलें तो कैसा दिखेगा, डॉलर बोरो करके हम अगर प्रोसीड करें तो फिर किस तरह से हमें दिखेगा। तो रुपी बोरोइंग, डॉलर बोरोइंग को रेफर करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया। कॉमन सा क्वेश्चन है, नॉर्मल, जो हम सभी बनाते हैं, तो होपफुली सारे स्टूडेंट ने इसे बना लिया होगा। वैल्यूएशन टॉपिक का ये एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा। अब तक 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस बार जब क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन में डेप्रीशिएशन का पॉइंट इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। यहाँ पे डेप्रीशिएशन, इसे रखते हुए डेप्रीशिएशन का पॉइंट अभी भी है बरकरार। तो न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी को लेकर के फॉर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैबिलिटी ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी। 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 12 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये उन्होंने क्वेश्चन हमें दे दिया है, और उसके रेफरेंस पे वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। इसके बाद उन्होंने हमें डेरिवेटिव का स्वैप से क्वेश्चन दिया। पिछली बार जो मई में क्वेश्चन आया था वो ऑप्शन से क्वेश्चन आया था, और इस बार उन्होंने हमें स्वैप से क्वेश्चन दे दिया। स्वैप से एक छोटा सा क्वेश्चन, और पिछली बार भी स्वैप से एक क्वेश्चन था, इस बार भी स्वैप से क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए ये भी उन्होंने 4 मार्क्स के लिए ही पूछा। ये भी उन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी 4 मार्क्स के लिए पूछा है। और फिर फाइनली बॉन्ड से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया। बॉन्ड से एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में था, एक क्वेश्चन एंड में है। अब ये बॉन्ड का क्वेश्चन काफ़ी समय से नहीं आ रहा था। बॉन्ड के रेफरेंस में ड्यूरेशन और साथ में बॉन्ड इम्यूनाइज करना, तो बॉन्ड इम्यूनाइज करना, इसके रेफरेंस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था। ड्यूरेशन को रेफर करके इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, और चूंकि ये नहीं आ रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने दे रखा था अभी बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या होगा, अगर हमें एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन दे रखा है तो क्या हमें प्रोपोर्शन मेंटेन करना है जिससे बॉन्ड का
इम्यूनाइजेशन हो जाए, और अगर जो पोर्टफोलियो है उसमें किसी तरह के इंटरेस्ट रेट का कोई चेंज हो जाए तो हमें दोबारा से आप बतलाओ कि फिर किस तरह से हम बॉन्ड स्टिल इम्यूनाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, और चेंज करके फिर से आपने देखना है कि बॉन्ड का इम्यूनाइजेशन कैसे हो पाएगा। तो ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन में, इसमें थोड़ी लेंथ थी, तो ये क्वेश्चन वाकई थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सही पूछा था 12 मार्क्स के लिए। 12 मार्क्स के लिए वाकई इसमें टाइम लग जाएगा, बल्कि 14 का रहता तो अच्छा रहता। और फिर एक फॉरेक्स का एक बार फिर से छोटा क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया। यहाँ पे फॉरेक्स में जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन, इस पे कई बार क्वेश्चन आए, लेकिन एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में डाल तो रखा था लेकिन पूछते नहीं थे, तो वो इस बार उन्होंने पूछ दिया था, और वो क्वेश्चन था अर्ली डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन पूछ दिया, ये वो नहीं पूछा करते थे। तो अब नियर फ्यूचर में हम अर्ली डिलीवरी के बजाय एक्सटेंशन या कैंसिलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद अब फिर से प्रोसीड करें, तो ये हमारे पास अभी अपैरेंट सिलेबस में पूछे हुए क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। अब जरा हम एक एक करके टॉपिक्स की तरफ बढ़ना शुरू करें, तो यहाँ से आप देखोगे अभी हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में हमें क्वेश्चंस मिले थे काफ़ी सारे। म्यूचुअल फंड में क्वेश्चन दिख गए थे हमें, और म्यूचुअल फंड के वो जो क्वेश्चन दिखे थे 10 मार्क्स का क्वेश्चन ईच अटेम्प्ट में दिखा। तो म्यूचुअल फंड को अगर हमें प्रिपेयर करना है या ध्यान रखना है, तो आप देखोगे 4-5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिसेंटली 5-6 ईयर से आ रहे हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे लोग कम ध्यान देते हैं। तो अब ज़रूरत है कि हम उन पे भी ध्यान दें। एक बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे वो इनिशियली म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का इशू, और फिर इनिशियल एक्सपेंसेस, और जो फंड इन्वेस्ट करेगा पोर्टफोलियो फॉर्म करने में, और फिर सर्टेन सिक्योरिटीज सेल कर देना, रीपरचेज कर लेना, उनके एक्सपेंसेस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, और एंड पोर्टफोलियो, यानी बैंक की पूरी मूवमेंट की डिटेल है। और फिर वो हमें दे रहे हैं कि एक इन्वेस्टर है, उन्होंने सिक्योरिटीज कुछ परचेज की है और 1 महीने के बाद उसको डिस्पोज कर दी, तो उनकी मंथली रिटर्न और एनुअल रिटर्न क्या होगी। तो बेसिक टाइप का एक क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। यहाँ से हम आगे चलें तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए वो थे एनएवी की कैलकुलेशन के। तो ये एक एनएवी की कैलकुलेशन का हमें क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ से एनएवी कैलकुलेट करना, क्वेश्चन में सर्टेन सिक्योरिटीज की डिटेल है। हमने इनिशियली म्यूचुअल फंड ने पैसे अरेंज किए और इनमें उन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। आगे चल के ये जो उनके एसेट्स हैं इनकी वैल्यू में कुछ चेंज आ गया है, उनके रेफरेंस पे अब एंड पॉइंट पे उन्हें एनएवी कैलकुलेट करना। एक बार फिर से देखें, ये क्वेश्चन अगेन सिमिलर सा क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड ने एक स्कीम रखी हुई है, रेगुलर इनकम स्कीम। इस स्कीम को ध्यान में रख के एनएवी डिटरमाइन करना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है हमारे पास्ट पेपर में। यहाँ से अगर आप देखोगे उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लिस्टेड शेयर में क्या कर रखा है, बॉन्ड डिवेंचर में कितना कर रखा है, उनकी एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट्सेट्रा क्या है, यूनिट्स कितने हैं, और एंड में वैल्यूएशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली हमें वैल्यू करना है। और जब वैल्यू कर लेते हैं उस समय हमने देख लेना है कि कोई अनलिस्टेड है उसमें क्या चेंज आ रहा है, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज उनकी वैल्यूएशन कैसे हो रही है, शेयर की वैल्यूएशन का उन्होंने हमें दे दिया, और इसे ध्यान में रख के एनएवी कैलकुलेट करना। तो आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे एनएवी कैलकुलेट करना, सेकंड एनएवी, थर्ड एनएवी, ये सब एनएवी कैलकुलेट करना। इस टाइप के क्वेश्चन बराबर आते रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो इस टाइप का क्वेश्चन करीब 4-5 बार हमारे एग्जाम में आया। 2-3 म्यूचुअल फंड दे रखते हैं, एबीसी टाइप के म्यूचुअल फंड, इनकी एक डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट डेट इन्वेस्टमेंट की, डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्टेड, उनकी बिगनिंग की एनएवी, एंट्री डेट की, डिविडेंड का रिसिप्ट और एंड की एनएवी। इन सबों को ध्यान में रखते हुए पीरियड की रिटर्न कैलकुलेट करना है,
और पीरियड की रिटर्न जानने के बाद एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे एनएवीज दे रखी हैं और रिटर्न कैलकुलेट करना है। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन करीब 4 या 5 बार आपके एग्जाम में आ चुका है अब तक। यहाँ पे भी इसी तरह से उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे दिया, म्यूचुअल फंड टाइम टू टाइम जो डिविडेंड पे कर रहा है, कैपिटल गेन में से पेमेंट कर रहा है, वो पेमेंट दे दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की पेमेंट क्या हो रही है, पेमेंट को डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि वो जो पैसे हैं उसमें से इन्वेस्टर ने फर्दर यूनिट खरीद लिए और आगे चल के उसके इतने यूनिट एंड पॉइंट पे हैं। अगर एंड पॉइंट पे वो सारे यूनिट रिडीम कर लेता है तो डिफरेंट डेट्स पे उनकी एनएवी क्या होगी। तो अगेन एनएवी की कैलकुलेशन आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, उनमें एनएवी की कैलकुलेशन एक बार फिर से डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन है, लेकिन कैलकुलेशन फिर से एनएवी पर यूनिट की है। यहाँ से देखेंगे एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन पास्ट में कई बार आ चुका है, 1 मिनट का क्वेश्चन, और यहाँ पे मंथली रिटर्न, कभी कभी मंथली के साथ एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हैं, ये आपके क्वेश्चन म्यूचुअल फंड के कॉमन क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट इन्हें बनाते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ से अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो अब ये कॉमन से हट के हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चंस को जरूर बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में और उसके बाद 2-3 बार और आ चुका है, यानी पिछले सालों में ये 3-4 बार आ चुका है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन ओन इक्विटी और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड उसे कंपेयर करना है और दोनों को कंपेयर करके बतलाना है कि अगर ओन इक्विटी में 10% रिटर्न है तो और म्यूचुअल फंड से भी हम 10% रिटर्न चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड को कितने % अर्निंग करनी चाहिए। और यहाँ पे इनिशियल एक्सपेंसेस और रिकरिंग एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है। एक लाइन का इक्वेशन फॉर्म करना और इसे सॉल्व करना, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते इसे। फिर एक ये 8 नंबर क्वेश्चन हमें दिख रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास्ट पेपर में कई बार आया, लेकिन रिसेंटली ये गायब है। 7 नंबर भी गायब है कई सालों से, 4-5 साल हो गए ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन भी हमें 5-6 सालों से नहीं दिख रहा है, हम वेटिंग लिस्ट में इसे डाल सकते हैं। एक पर्सन है, वो बोनस प्लान, डिविडेंड प्लान, इन 2 प्लान्स में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर वो 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, अलग अलग प्लान है। डिविडेंड प्लान में अलग अलग डेट पे डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है, बोनस प्लान में अलग अलग डेट पे बोनस की इंफॉर्मेशन है। तो उस रेट से अगर उसे डिविडेंड मिलता है या बोनस मिलता है, तो फाइनली उसकी रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी ओवर द गिवन पीरियड, ये देखना है हमें। इसके बाद एक बार हम ये देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो हाल फिलहाल में जो हमारे इंस्टीट्यूट ने म्यूचुअल फंड में शार्प, ट्रेनर और जेनसन अल्फा मिक्स करके क्वेश्चन पूछे, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना। स्टैंडर्ड डेविएशन के रेफरेंस पे शार्प, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन को इंटरकनेक्ट करके बीटा कैलकुलेट करना, और फिर बीटा रेफर करते हुए ट्रेनर रेशियो और एनुअल रिटर्न जो उन्होंने दे रखी है, गिवन रिटर्न और रिटर्न CAPM कंपेयर करके जेनसन अल्फा कैलकुलेट करना। तो ये जो 3 कैलकुलेशन है ये कॉमन है, तो लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसे नहीं बनाते। फिर क्वेश्चन एक उन्होंने पूछा हमें रिवर्स क्वेश्चन क्या पूछा कि एक क्वेश्चन ने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम दे रखी है, उन स्कीम की बिगिनिंग पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है पर यूनिट वैल्यू, और इस पर यूनिट वैल्यू को रेफर करते हुए आपने एंड पॉइंट की वैल्यू देखनी है। तो इस बार उन्होंने क्या किया है कि जो शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, स्टैंडर्ड डिवीजन की इंफॉर्मेशन, तो रेशियो हमें दे दिया और वो आपसे जानना चाहते हैं कि आप इन रेशियो को यूज़ करके इंटरकनेक्शन के थ्रू बीटा कैलकुलेट कर लो। उस बीटा को यूज़ करके मार्केट प्राइस में अगर कोई चेंज है
यहाँ पे डिक्रीज कह रहे हैं, मार्केट प्राइस में डिक्रीज है, तो आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट की इक्विटी पार्ट में क्या डिक्रीज होगा, उस डिक्रीज को कैलकुलेट कर लो और रिवाइज्ड जो हमारा इक्विटी पार्ट है उसे ध्यान में रख के एनएवी कैलकुलेट कर लो। तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए हमें मिल सकता है। ये क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 to 12 मार्क्स के लिए मिल सकता है। ये क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 to 6 मार्क्स के लिए मिल सकता है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको ज़रूर रिवाइज करना चाहिए। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें मिल सकता है। ये क्वेश्चन उन्होंने दिया जिसमें एग्जिट लोड, एंट्री लोड, इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी उन्होंने, और एग्जिट लोड, एंट्री लोड के साथ साथ उन्होंने डिविडेंड इक्वलाइजेशन की एडजस्टमेंट दी है और उस एडजस्टमेंट को लेकर के हमें प्रोसीड करना है। बिगनिंग यूनिट्स दे रखे हैं, एनएवी पर यूनिट दे रखी है और न्यू यूनिट इशू हो रहे हैं, उस समय लोड, एंट्री लोड हो रहा है 2%, एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट लोड हो रहा है, तो एंट्री लोड एग्जिट लोड का एक ही बार क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन हमें दिख सकता है। यहाँ पे उन्होंने हमें एक गिवन पीरियड में 3 मंथ्स के लिए इंफॉर्मेशन दिया कि पोर्टफोलियो की वैल्यू में इंक्रीज क्या है और पोर्टफोलियो में रूटीन अर्निंग क्या हो रही थी। रूटीन अर्निंग को ध्यान में रखते हुए पहला पॉइंट उन्होंने पूछा कि आपकी जो रूटीन अर्निंग है उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे अवेलेबल है, और फिर ये जो हमें दिख रही हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, एनएवी और एंट्री लोड, एग्जिट लोड, एंट्री लोड एग्जिट लोड को ध्यान में रख के और डिविडेंड के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए इशू प्राइस और रीपर्चेज प्राइस निकालने के लिए उन्होंने दे रखा है, और ओवरऑल इफेक्ट लेकर के जिसमें पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन का भी इफेक्ट लेना है, हमें एंड एनएवी कैलकुलेट करना। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो हम में से जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें ये 11 नंबर और 10 तो आसान है, और 9 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर और साथ साथ 5 और 4, ये कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर रिवाइज करने चाहिए। बाकी शुरू वाले क्वेश्चन आसान हैं, इनमें से हमें 10-11 क्वेश्चन बना के अगर एक क्वेश्चन मिल जाता है 10 मार्क्स का तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसके चांसेस फेयर हैं, मिल सकता है ये क्वेश्चन हमें 10 मार्क्स के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से अब आप देखोगे एक दूसरा टॉपिक हमें दिख रहा है अभी, मर्जर से पहले हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, दैट इज बॉन्ड। नाउ बॉन्ड वैल्यूएशन, आपने देखा बॉन्ड के क्वेश्चन इस बार 2 क्वेश्चंस आए थे बॉन्ड के, तो बॉन्ड में भी क्वेश्चन रिपीट होके आने के चांसेस काफ़ी फेयर हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी आया है पिछले अटेम्प्ट में, बेहद आसान सा क्वेश्चन जिसमें बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कन्वर्टेबल डिवेंचर है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक डिवेंचर 20 शेयर में कन्वर्ट होगा, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से शेयर के रेफरेंस पे कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, और हमें देखना है कि क्या हमें उस बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आया था, इसी का भाई है ये भाई है। प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करने जा रही है, इसके पास अभी इक्विटी शेयर है, ईपीएस है, नंबर ऑफ शेयर हैं और टोटल प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन है। ये प्रेफरेंस शेयर इशू करने जा रही है और बाद में ये प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे कन्वर्ट होंगे, तो वो हमसे 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहते हैं कि अगर प्रेफरेंस शेयर 50 रुपये में इशू हो रहे हैं, मार्केट में अभी उनका प्राइस जो कन्वर्ट होकर इक्विटी बनेंगे उनका प्राइस 21 है, 1 से 2 प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, तो कन्वर्जन पे हमें क्या वैल्यू बन पा रही है, क्या एक्स्ट्रा पैसे मेरी जेब से लग रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाने पे हमारा अब क्या प्रेफरेंस शेयर जब हमारे इशू नहीं हुए हैं उस समय मेरी ईपीएस क्या है, प्रेफरेंस शेयर इशू हो जाते हैं तो ईपीएस क्या है, प्रेफरेंस शेयर अगर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है। तो अपेरेंटली लगता है
कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, आसान है। और इसी पार्ट को उन्होंने फिर से रिवाइज कर दिया कि अगर इनकम 10 लाख रुपये बढ़ जाए 1 मिलियन तो ईपीएस पे इफेक्ट क्या आएगा। एक आसान सा क्वेश्चन। फिर एक रूटीन सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास बेस इंफॉर्मेशन दे रखी हो, फेस वैल्यू, कूपन रेट और मैच्योरिटी वैल्यू अगर ये दे रखा होता है तो हमें वाईटीएम रेट अगर दे रखा है तो हमें फेयर प्राइस ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करना, और अगर वाईटीएम रेट हमें नहीं दे रखा है, हमें प्राइस ही दे रखा है, तो वाईटीएम कैलकुलेट करना। तो ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, पहले कई बार आ चुका है बॉन्ड में, तो इसे हम देख सकते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपसे कहा पोस्ट टैक्स वाईटीएम कैलकुलेट करो। क्वेश्चन ने हमें इनकम टैक्स के रेट दिए, क्वेश्चन ने हमें कैपिटल गेन टैक्स के रेट दिए और बिगनिंग प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस दिया, और वो आपसे वो जानना चाहते हैं पोस्ट टैक्स वाईटीएम कैलकुलेट करो। एक ही बार क्वेश्चन आया था पुराने ज़माने के किसी पेपर में, तो इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से आ सकता है ये। अब इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बदल के एक उन्होंने एक छोटा सा काम कर दिया कि क्रेडिट रेटिंग दे दी, रिस्क AAA हो, रिस्क AA हो, रिस्क सिंगल ए हो, डिफरेंट रिस्क पे डिफरेंट डिस्काउंट रेट होंगे, तो यहाँ रिस्क रेफर करके हमें डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करना है, और डिस्काउंट रेट जानने के बाद फिर वही पुराना काम करना है, हमें वाईटीएम कैलकुलेट करना और करेंट यील्ड कैलकुलेट करना। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में कोई अंतर नहीं है, बस 3 में एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पे क्वेश्चन ने हमें डिस्काउंट रेट दे दिया है और हमें आगे बढ़ना है, और इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है। ये जो डिस्काउंट रेट है वो रिस्क के रेफरेंस से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे यील्ड 13% दे रखा था और प्राइस कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें इनके रेफरेंस से दिया है, और फिर उसे रेफर करते हुए आप यील्ड या डिस्काउंट रेट निकालोगे और फिर प्राइस कैलकुलेट करोगे। और सेकंड पार्ट अगेन वाईटीएम कैलकुलेट करना। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3, 4 सेम है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है थोड़ा सा। और अभी अभी जब हमने डिस्कस किया था तो देखा था नवंबर 2018 में बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन आया, तो इमीडिएटली हम इसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, फिर भी शायद आ जाए तो प्रिकॉशनली इसे बना लेना चाहिए। इसके बाद ये एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है जहाँ पे बॉन्ड की फेस वैल्यू, कन्वर्जन के लिए नंबर ऑफ शेयर, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस, कन्वर्टेबल बॉन्ड का प्राइस, और जहाँ से आपसे वो जानना चाहते हैं स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट किया जाए तो फिर क्या वैल्यू होती है, अगर हम कन्वर्जन ऑफर ना यूज़ करें डाउनसाइड रिस्क क्या होगा, कन्वर्जन ऑफर नहीं यूज़ करते हैं तो हमें परसेंटेज एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी लग गई मेरी जेब से, कन्वर्जन प्रीमियम क्या दे रहे हैं, और कन्वर्जन पेरिटी प्राइस, इक्वलिटी सिचुएशन पे हमें प्राइस देखना। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आप देखोगे पास्ट पेपर में 4-5 बार आ चुका है, और मोस्ट रिसेंटली यही क्वेश्चन कुछ पॉइंट्स चेंज करके, लिटरेचर चेंज करके उन्होंने पूछ दिया कि कन्वर्जन वैल्यू देख लो, मार्केट कन्वर्जन प्राइस देख लो, यानी जो आपने जितने में ख़रीदा है उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके प्राइस देख लो, उनके कंपैरिजन में एक्स्ट्रा आपकी जेब से क्या जा रहा है तो प्रीमियम देख लो, प्रीमियम का प्राइस के साथ रेशियो होता है वो रेशियो देख लो, कितने % प्रीमियम लग रहा है प्राइस पे, और प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू क्या लग रहा है। क्वेश्चन ने स्ट्रेट वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन ने वैल्यू दे रखी है, इन्हें कंपेयर करके हमें देखना है कितने % प्रीमियम हो रहा है। बॉन्ड अगर आप कन्वर्ट कर लेते हो शेयर में तो बॉन्ड में और शेयर में प्राइस का कुछ डिफरेंस है, और बॉन्ड की इनकम में और शेयर की इनकम में पर शेयर इनकम का कुछ डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए आपने देखना है पर शेयर इनकम में फिर क्या डिफरेंस आ रहा है। सिंपल सा एक पॉइंट है। और प्रीमियम पे बैक पीरियड, एक्स्ट्रा जो आपकी जेब से पैसे लग रहे हैं वो एक्स्ट्रा इनकम को रेफर करते हुए कितने दिनों में वो पैसे रिकवर हो जाएंगे, इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है।
तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं तो 7 अपने आप ही बन जाएगा। तो 8 बना लेना चाहिए हमें। इसके बाद एक क्वेश्चन वो बॉन्ड का हमें पूछ रहे हैं, बॉन्ड ड्यूरेशन, बॉन्ड वोलाटिलिटी और उसकी प्राइस में चेंज अगर YTM रेट में कुछ चेंज होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो नवंबर 2018 का पेपर आया उसका लास्ट क्वेश्चन ड्यूरेशन से रिलेटेड था। तो आजकल हमारे एग्जाम में ड्यूरेशन, वोलाटिलिटी और इम्यूनाइजेशन, इस पे थोड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आ रखे हैं अगर हम वो 2-3 क्वेश्चन ही बना लें, जैसे ये हमारे एग्जाम में 9 नंबर आ रखा है, अगर हम इसे बना लें या फिर जो अभी करेंट अटेम्प्ट में आया था साथ में उसे बना लें, एक आध क्वेश्चन पीछे आए थे ड्यूरेशन के, वो क्वेश्चन बना लें तो काफ़ी हद तक हमें इस एरिया पे ग्रिप आ जाएगी। ज़रूर बनाना चाहिए, जनरली स्टूडेंट इसे ओवरलुक करते हैं। और फिर अगर आप देखोगे पास्ट पेपर में ये एक 10 नंबर क्वेश्चन पुराने ज़माने में आया फिर गायब हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा था एक 5 ईयर बॉन्ड है, एक 20 ईयर बॉन्ड है और इस बॉन्ड को जब हम बाई करते हैं तो इसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट मिलता है और रिडेम्पशन डेट पे रिडेम्पशन वैल्यू। तो अगर 8% ही डिस्काउंट रेट होगी तो उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है। और कल को अगर डिस्काउंट रेट चेंज होके डाउन हो जाती है, 6 हो जाती है डिस्काउंट रेट, तो उनके रेफरेंस पे हम देखेंगे फिर डिस्काउंट रेट डाउन होने पे क्या होगा। डिस्काउंट रेट डाउन होने पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल की प्रेजेंट वैल्यू अप हो जाएगी जैसे ही डिस्काउंट रेट डाउन होता है। तो उसके इंक्रीज होने से वैल्यू अप हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ अप हो जाता है तो वहाँ से हमें देखना है अब पोजीशन क्या बनती है। तो वो जानना चाहते हैं कि ये जो डिस्काउंट रेट बदल गया उसके कारण दोनों ही कंपोनेंट में कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर बनाना चाहिए। नहीं बनाने पे जैसे ये ड्यूरेशन का क्वेश्चन है या जो अभी आया था प्लस ये क्वेश्चन नंबर 10 जो दिख रहा है, ये सब हमें दिक्कत करेंगे अगर हम इसे खुद नहीं बना के जाते हैं तो, या हमने पहले नहीं देख रखा। फिर ये क्वेश्चन एक 2008 में ये क्वेश्चन आया एक छोटा सा, जहाँ पे उन्होंने हमें कह रखा है कि एक बॉन्ड है जिसका पेमेंट सेल हो रही है पार वैल्यू पे और इसकी लाइफ 15 ईयर लाइफ है इस बॉन्ड की, 15 साल के बाद ये बॉन्ड रिडीम होना है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे इसका YTM कैलकुलेट करना जो कि बहुत आसान है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर बॉन्ड की रिडेम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस दोनों फेस वैल्यू के इक्वल हो तो जो बॉन्ड का यील्ड होता है YTM वो करेंट इंटरेस्ट रेट के इक्वल होता है, जो भी कूपन रेट है। तो पहला पॉइंट तो सिर्फ लॉजिक से लिख देना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होके 10 से 12 हो रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10 से चेंज होके 12 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर प्राइस गिरेगा। तो वो जानना चाहते हैं कि फिर अब जो प्राइस होगा वो आगे चल के क्या प्राइस होगा, तो आपने वो प्राइस कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जनवरी की डेट है, जून और दिसंबर में हमें पेमेंट जाती है इंटरेस्ट की, और बॉन्ड के लिए उन्होंने पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है मार्च, यानी बीच में 2 महीने का। इस 2 महीने के कारण फिर कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो 2 तरीके हैं, या तो 2 महीने के लिए प्रोपोर्शनेट इफेक्ट लेकर के कैलकुलेट कर लें जैसा हमारी स्टडी या सजेस्टेड ने बना रखा है, या फिर 31 दिसंबर 2017 की वैल्यू लेकर के और वहाँ से 2 मंथ्स फर्दर की पोजीशन कैलकुलेट कर लें जैसा कि कॉमन है, लॉजिकल। तो कैलकुलेशन वैसी की जा सकती है। तो ये हमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बॉन्ड में भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आप अगर बनाते हो तो आप सेफ रहते हो। तो यहाँ पे भी वैसे ही हैं, शुरू के 3 4 5 क्वेश्चन आसान हैं, आगे के 3 4 5 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमें ज़रूर बनाने चाहिए।
एक और दूसरा टॉपिक हमें दिख रहा है एंड दैट इज मर्जर। जैसा कि हमने पास्ट पेपर में देखा था कि मर्जर से भी क्वेश्चन हमें लगातार मिलते रहे हैं, तो मर्जर से भी आप सेफली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ये बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, पुराने ज़माने का। यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है सिंपल सा कि क्वेश्चन ने हमें नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, अर्निंग्स दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखी है और वो जानना चाहते हैं अभी ईपीएस क्या है, मार्केट प्राइस है, ईपीएस क्या है। और फिर अगला पॉइंट वो पूछते हैं मार्केट प्राइस को बेस रख के अगर आप एक्सचेंज रेशियो निकाल लो और इस एक्सचेंज रेशियो को यूज़ करके न्यू ईपीएस देखोगे तो वो ईपीएस क्या होगी, बेसिक टाइप का क्वेश्चन। और अगर हमें ईपीएस मेंटेन रखना है, इंश्योर करना है कि अर्निंग सेम होगी, तो फिर क्या एक्सचेंज रेशियो होनी चाहिए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं कई बार, तो जनरल टाइप का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा लिटरेचर फॉर्म में उन्होंने दे दिया, एक लिटरेचर के फॉर्म में कि मार्केट में प्राइस कुछ है 20 एंड दिस इज योर 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स और उसके साथ साथ 5 लाख अर्निंग्स। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग्स और प्राइस इनके रेफरेंस पे फिर वो हमें कह रहे हैं कि आप एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर लो और एक्सचेंज रेशियो जो है वो मार्केट प्राइस के रेफरेंस पे होगी, मार्केट प्राइस के रेफरेंस पे एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट कर लो। तो पहला पॉइंट वो आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो पोजीशन है उसमें ईपीएस क्या है और मार्केट प्राइस और ईपीएस को ध्यान में रख के पी रेशियो क्या है। और वेंडर के लिए अगर पी रेशियो बदल के 6.4 हो जाए तो उनकी रिवाइज्ड मार्केट प्राइस क्या होगी, उस मार्केट प्राइस को ध्यान में रख के एक्सचेंज रेशियो क्या होगी, इस एक्सचेंज रेशियो को ध्यान में रख के ईपीएस क्या होगी। तो एक सिंपल सा पॉइंट है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, सेम है। और यहाँ भी पॉइंट वही है, ईपीएस मेंटेन रखना है। इसमें भी वो कहते हैं कि ईपीएस अगर मेंटेन रखना हो तो फिर प्राइस एक्सचेंज रेशियो, अगर हमें ईपीएस मेंटेन रखना हो तो क्या होनी चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है। फिर ये कॉमन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे उन्होंने रेशियो दे दिया एक बार कि अगर हम ईपीएस मेंटेन रखना चाहते हैं तो क्या होगा, और अगर रेशियो 1:2 रखना चाहते हैं तो क्या होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जैसी क्वेश्चन नंबर 2 में थी, 1 में थी, वैसे ही 3 में है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन। यहाँ से अगर आप आगे आओगे तो एक ये क्वेश्चन नंबर 4 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। क्वेश्चन सिंपल होने के बावजूद गड़बड़ क्या है, एक तो जो डिटेल डाटा दे रखा है उस डाटा को रेफर करके प्राइस कैलकुलेट करना है, प्री मर्जर प्राइस। तो हम सभी जानते हैं प्री मर्जर प्राइस जो होता है वो ईपीएस और पीई मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस आ जाएगा। और फिर यहाँ भी वो कहते हैं विदाउट डाइल्यूटिंग ईपीएस, विदाउट डाइल्यूटिंग मार्केट प्राइस, हमें एक्सचेंज रेशियो निकालना है। यानी वही क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो था सेम रिक्वायरमेंट आ रही है। अगर ईपीएस मेंटेन रखना हो तो क्या होगा, अगर प्राइस मेंटेन रखना हो तो क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में एक गड़बड़ क्या हो गई, वो गड़बड़ है कि अगर एग्जाम में हम खुद निकालने बैठ जाएं प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर एंड देन ईपीएस, तो इसे डिवाइड करके ये 8 रुपये नहीं आ रहे हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें 60/16 तो ये 5 रुपया नहीं आ रहा है। तो ये डाटा की प्रॉब्लम है। तो अगर हम गिवन डाटा जैसे उन्होंने दे रखा है ईपीएस उसे यूज़ कर लेते हैं, ईपीएस एंड पीई, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो हम सेफ साइड हैं। लेकिन अगर हम खुद निकालने बैठ गए कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, उससे हम खुद ईपीएस निकालें तो फिर डाटा मिसमैच कर रहा है। तो आप देखोगे इस मिसमैच डाटा से हमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी। मिसमैच करता हुआ ये डाटा हमें नज़र आ रहा है। एक बार हम इसे फिर से देख लें। क्वेश्चन में जो डाटा दिख रहा है 140 एंड 15, तो 140 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 8 नहीं आएगा, 60 को 16 से डिवाइड करोगे तो 5 नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। अगर हम गिवन डाटा से प्रोसीड करें तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट के फंसने के चांस हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ से आगे चलें तो एक रूटीन टाइप का क्वेश्चन, जैसा कि अभी आपने देखा था मई 2018 का क्वेश्चन इसी टाइप का था।
अर्निंग्स दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, पी दे रखा है, वहाँ से ईपीएस निकाल लेंगे, प्राइस आ जाएगा। और वो कहते हैं फिर जो प्राइस आप निकालोगे उसके रेफरेंस पे स्वैप रेशियो निकाल लो, एक्सचेंज रेशियो, ईपीएस कैलकुलेट कर लो अर्निंग पर शेयर को ध्यान में रख के, और ईपीएस में एक पर्टिकुलर जो पुराना आपका पी रेशियो है इसे मेंटेन रखते हुए चेक कर लो रिवाइज्ड प्राइस क्या होगा, मार्केट वैल्यू बिजनेस कैलकुलेट कर लो, प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, और दोनों कंपनी के शेयर होल्डर को गेन लॉस क्या होगा। सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, पुराने ज़माने में 5-6 बार आ चुका है। इसके बाद यहाँ से चीज़ें बदलती हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 5-6 बार आपके एग्जाम में आ चुका है, रिसेंटली भी आया है, लेकिन नया सिलेबस में नहीं आया है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग की इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर, पी रेशियो, रिजर्व सरप्लस, इनके अलावा प्रमोटर होल्डिंग की इंफॉर्मेशन। और अभी देखा आपने प्रीवियस जो भी क्वेश्चन थे उनमें सिंगल पॉइंट था स्वैप रेशियो का, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स हैं, 3 अलग अलग पॉइंट उन्होंने दे दिए। अर्निंग, बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसे रेफर करके वेट्स दे दिया, और वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है। और जब वो आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप प्रमोटर्स होल्डिंग कैलकुलेट करोगे, प्रमोटर होल्डिंग आफ्टर एक्विजिशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने दे दिया। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन को जैसे ही जब आप बनाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन के रेफरेंस पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सारा टाइम हमारा पॉइंट नंबर 1 में लगता है। बाकी जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट 1 मिनट के हैं। तो जो लोग इसे जानते हैं तो थोड़ा टाइम लगा के वो पॉइंट नंबर 1 करेक्टली बना लेते हैं, और फिर बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट वो कॉमन है। पिछले क्वेश्चन में जो ये 3 पॉइंट्स थे वैसे ही इस क्वेश्चन के 3 पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, तो आप उसे बना सकते हो आसानी से। फिर आजकल हमारे इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया जब से बैंकिंग सेक्टर में एनपीए की बातें आनी शुरू हो गई। अभी आपने देखा कि देना बैंक, विजया बैंक, बैंकों का मर्जर, एनपीए की बातें आनी शुरू हुई हैं। तो तब से फिर इंस्टीट्यूट ने एक ये वाला क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, और इसकी फ्रेमिंग अभी रिसेंटली मई 2018 में उन्होंने ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन पूछा था, तो फ्रेमिंग थोड़े से डिफरेंट वे में, ये जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है लिटरेचर में, इसे उसे एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया था। यहाँ पे आप देखोगे एनपीए का फिगर हमें दे रखी है, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो के बारे में कुछ दे रखा है, शेयर प्राइस के बारे में क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्म कर रखा है, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो के अलावा शेयर प्राइस के बारे में, 3 चीज़ें क्वेश्चन हमें दे रहा है, एनपीए, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो और शेयर प्राइस, दोनों कंपनी के बारे में बैंक आर है और बैंक पी, दोनों बैंकों के बारे में। तो एक जो बैंक है जो वीक पोजीशन में है उस बैंक को स्ट्रांग पोजीशन वाले बैंक ने टेक ओवर करना है। तो यहाँ से आपने ठीक पिछली बार जो ये क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पे वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेशियो है, ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी वेट्स दे रखे हैं, वेट्स, और आपको ये 4 पॉइंट को लेकर के वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेशियो निकालना है। फर्स्ट पॉइंट ही इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट पॉइंट ही मेन है, वेटेड एवरेज एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करना। और इसे कैलकुलेट करते समय एक छोटा सा केयर रखना है आपने, जो एनपीए होती है वो निगेटिव पोजीशन होती है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब कुछ देखते हो एसेट्स के एंगल से, और निगेटिव पोजीशन यानी निगेटिविटी, दैट इज लायबिलिटी। तो इस रेशियो को आपने रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करना है। बस एक केयर रखना है हमें कि ये रेशियो रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करेंगे, बाकी सारी रेशियो नॉर्मल ऑर्डर में यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 4 बार आया, तो इसमें 2 बार ये 4th पॉइंट भी हमसे पूछा गया, 4th पॉइंट भी 2 बार, ये 4th पॉइंट जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, रिस्क वेटेड एसेट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ये रिस्क वेटेड एसेट्स, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो यूज़ करके ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, और ग्रॉस एनपीवी, ग्रॉस एनपीए 2 बार ये पॉइंट आया, और 2 बार सिर्फ 3 ही पॉइंट आए। तो अगर 3 पॉइंट्स आते हैं तो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, आसान। 4थे पॉइंट में आपने बनाते समय भी केयर रखना है, थोड़ा सा फंसने के चांस हैं,
तो इसे ध्यान से अगर हम बनाएंगे तो नहीं फंसेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट मेन है, ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ये रूटीन टाइप का एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया जिसमें बैलेंस शीट दे रखी थी। बैलेंस शीट से सिर्फ इक्विटी कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग आपने यूज़ करनी है और बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अर्निंग आफ्टर टैक्स यहाँ से ईपीएस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ने नंबर ऑफ शेयर दिए, डिविडेंड रेशियो दिया, मार्केट प्राइस दिया और उसे लेकर के आपने प्रोसीड करना है, सिंपल। बाकी बैलेंस शीट हमारे किसी काम की नहीं है, बाकी इनकम स्टेटमेंट भी किसी काम का नहीं है। दो तीन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। और ये क्वेश्चन कहता है आप डीकम्पोज करो, शेयर प्राइस हमेशा वो कहते हैं कैलकुलेट करो, यहाँ पे उसे ईपीएस और पी में डीकम्पोज करो, आरओई और बुक वैल्यू पर शेयर ईपीएस से डीकम्पोज करो। तो एक छोटा सा पार्ट है, डीकम्पोज करना बहुत आसान है, जो लोग बनाते हैं उन्हें पता है। ईपीएस की ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंगली, ये भी बहुत आसान है। और मेन है इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, जिस पॉइंट में वो आपसे कहते हैं कि वेंडर के शेयर की अगर अभी वैल्यू 15 है और हमारे शेयर की वैल्यू 40 है, कल को वेंडर के शेयर की वैल्यू अगर हम 20 एज्यूम करें विद सिनर्जी गेन, तो 15 ध्यान में रख के हम उन्हें क्या एक्सचेंज रेशियो ऑफर करेंगे, 20 ध्यान में रख के क्या एक्सचेंज रेशियो ऑफर करेंगे, एक लोअर होगी एक हायर होगी, तो हमें अल्टीमेटली कौन सा रेशियो उसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, तो उसके पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट आप मेंशन करोगे और बताओगे कौन सा रेशियो उन्हें ऑफर करना चाहिए। ये जनरल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर आते ही रहते हैं। फिर ये क्वेश्चन एक आया नवंबर 2011 में, पुराने ज़माने में क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे बिजनेस की वैल्यू दे रखी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं बिजनेस की वैल्यू डेट और इक्विटी कंपोज होके बनती है बिजनेस की वैल्यू। तो मर्जर का रेफरेंस पे क्वेश्चन दे दिया गया, इस वैल्यू को अगर हम बाइफर्केट करते हैं डेट और इक्विटी में, तो वैल्यू में से डेट अगर हम हटा दें तो इक्विटी पार्ट बच जाएगा, तो वो हमें सेपरेट करके निकाल लेना है और आगे प्रोसीड करना है। और एक छोटा सा पॉइंट जो आप देखते हो लिक्विडेशन में, कि अगर लिक्विडेशन होते समय मेरे पास फंड इनसफिशिएंट है तो पहले पेमेंट जाएगी मनी लेंडर को और बचे हुए पैसे जाएंगे ओनर को। तो एक आध पॉइंट इसमें निकल के आता है, जैसे ये 410 है और ये 460 है, तो अगर डेट 460 है लेकिन हमारी टोटल वैल्यू ही 410 है, इनसफिशिएंट है, तो फिर मनी लेंडर को 410 मिल पाएगा, इक्विटी को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो अकॉर्डिंगली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हट गया है, अदरवाइज इसमें कोई जान नहीं है। फिर ये क्वेश्चन साधारण सा पूछा गया जिसमें टैक्स रेट लेकर के उन्होंने पूछ दिया कि अगर परचेजिंग कंपनी वेंडर के बिजनेस को एक्वायर करती है और बदले में उसे पैसे कैश में पेमेंट करती है, वो भी फंड बोरो करके, बाहर से फंड बोरो करती है 15% इंटरेस्ट रेट पे और उन्हें कैश पे करती है और टैक्स का रेट फिर 30% है, तो आप हमें बतलाओ कि अगर इन सब इफेक्ट्स को लेंगे और मुझे कोई ईपीएस मेंटेन रखना है तो फिर हम कैसे उसे मेंटेन रख पाएंगे, ईपीएस मेंटेन रखना है तो उसे कैसे मेंटेन रख पाएंगे। तो ये टैक्स के रेफरेंस पे एक छोटा सा कैलकुलेशन है जो कि आप आसानी से कर सकते हो। टैक्स इफेक्ट में टैक्स सेविंग लेनी है इंटरेस्ट कॉस्ट पे। फिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है बिजनेस वैल्यूएशन के लिए मर्जर के रेफरेंस पे, शेयर की प्राइस नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस शेयर की वैल्यू, या फिर कैश फ्लो के रेफरेंस पे शेयर की वैल्यू, दो वैल्यू निकाल लेंगे और वो आपसे रेंज जानना चाहते हैं, लोअर एंड हाई वैल्यू लिख देंगे। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन ये बार बार आ जाता है हमारे एग्जाम में, एक पहले से बिजनेस चला आ रहा है उसकी कुछ प्रॉफिट्स उन्होंने दे रखा है, उस प्रॉफिट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और लॉस हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है उसे हटा देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमेशा नहीं मिलेगा, हमेशा ऑर्डिनरी रहेगा, तो इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हटा के ऑर्डिनरी रखेंगे। और फिर क्वेश्चन कहता है कि अगर आप एक नया प्रोडक्ट लेके आते हो, नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इसे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की
इंफॉर्मेशन में ऑर्डिनरी प्रॉफिट में यहाँ से प्रॉफिट ऐड कर दें तो ओवरऑल प्रॉफिट के रेफरेंस पे आप देखोगे बिजनेस की वैल्यू क्या बनती है एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर रखते हो और 1 लाख प्रेफरेंस शेयर 13% पे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद पर शेयर ईपीएस क्या निकल के आता है और पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके प्राइस क्या निकलता है। तो एक साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 ये कैश फ्लो के बेसिस पे है। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी कैश फ्लो के बेसिस पे है, जहाँ पे परचेजिंग कंपनी की कैश फ्लो है और परचेजिंग प्लस वेंडर दोनों की कैश फ्लो है आफ्टर मर्जर। तो बिफोर मर्जर सिर्फ परचेजिंग की, आफ्टर मर्जर कंबाइंड है, तो कैश फ्लो लेकर के बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिफोर एंड आफ्टर। डिविडेंड के रेफरेंस पे या इक्विटी वैल्यूएशन पे इस टाइप के क्वेश्चन हम बनाते हैं कैश फ्लो के रेफरेंस पे, तो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उन्होंने कह रखा है वेंडर के एक शेयर के लिए आप 0.5 शेयर ऑफर करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर ये कुछ ऑफर करोगे तो पहले तो आपने देखना है कि ये जो दोनों वैल्यू निकल के आ रही हैं, इन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपने एक्वायर किया, सिंपल सा पॉइंट है। और उन्हें अगर आप 0.5 ऑफर करते हो तो जाहिर सी बात है बैलेंस आप अपने लिए रखते हो। आपका 1 शेयर है, उनका 0.5, तो 1/1.5 करके बिजनेस की वैल्यू निकालनी है और फिर देखना है आपके अपने शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमें एक कैलकुलेशन करना है। और ये क्वेश्चन तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था, ये नवंबर 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन कैश फ्लो के रेफरेंस पे है। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 2005 का, बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के एंगल से। डीमर्जर का क्वेश्चन है, डीमर्जर का एक कंसर्न है और वो कंसर्न अपना फार्मा डिवीजन डीमर्ज कर रही है, किसी दूसरे कंपनी को बेच रही है। इनके 3 लाख शेयर हैं, 1 रुपये का शेयर है और 31st की अपनी पोजीशन है, फर्स्ट की पोजीशन डीमर्ज होने के बाद है। तो क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि जब ये डीमर्ज हो जाएंगे और उस समय बुक्स वैल्यू पे आपके एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफ़र होंगे, तो आप हमें ये बतलाओ कि अगर फ्यूचर में ये हमारी इनकम होगी, ये हमारा शेयर प्राइस होगा, ये हमारी पी रेशियो होगी, तो इन सबों को ध्यान में रख के आप बतलाओ कि हमें क्या एक्सचेंज रेशियो होती है, डीमर्जर में रेशियो क्या बनती है और एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर डीमर्जर जो डीमर्ज्ड कंपनी है इनका क्या बनता है। तो जो फर्स्ट 2 पॉइंट है वो तो यहीं से हमें निकल के आ जाएंगे, उसके लिए तो बैलेंस शीट वगैरह ये देखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ़ शेयर और ये यहाँ की पोजीशन जो हमारे पास है, इसी से फर्स्ट 2 पॉइंट निकल के आ जाते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है बुक वैल्यू पर शेयर निकालना है, तो फिर बैलेंस शीट से हमें बुक वैल्यू देखनी होगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आ जाएगा। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10 मार्क्स के लिए ये हमारे एग्जाम में अभी हाल फिलहाल में आ जाए। अगेन ये क्वेश्चन एक दिख रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिख रहा है और इसी का भाई है, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर योर 11 आपके एग्जाम में आया था अभी कुछ समय पहले। 2 कंपनीज हैं, उनका शेयर प्राइस, उनके नंबर ऑफ शेयर, उनके बिजनेस कंबाइन होने से कोई सिनर्जी गेन है और ऑफर्ड एक्सचेंज रेशियो 0.5 है, ये सिनर्जी गेन है। वो आपसे जानना चाहते हैं ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर। ट्रू कॉस्ट होती है जब आप मर्जर पे कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करते हो, तो वो जानना चाहते हैं। कॉस्ट होता है जो नॉर्मल है और ट्रू कॉस्ट होता है एक्स्ट्रा ऑफर। तो आप एक्स्ट्रा क्या ऑफर कर रहे हो वेंडर को, वो जानना चाहते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट की डेफिनीशन से, नॉर्मल डेफिनीशन से ये हटके है, तो इसलिए कई बार हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसे हमें देखना है, ट्रू कॉस्ट का मतलब है एक्स्ट्रा ऑफर। और इसे ही लेकर के अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके पास्ट पेपर में आ रखा क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एक कंपनी, उनके शेयर 10 लाख और दूसरे के 5 लाख, और फिर ये जो वेंडर को वो एक्वायर करने जा रही है बीसीडी के बिजनेस को,
AFC BCD के बिजनेस को एक्वायर करने जा रही है, तो न्यू मैनेजमेंट देंगे तो इनके बिजनेस में ऑपरेशन में ग्रोथ रेट 7 to 8 हो जाएगा। तो ये ग्रोथ रेट बढ़ने के कारण इनकी वैल्यू एप्रिसिएशन क्या होगी, तो वो जानना चाहते हैं कि हमें ये बताओ इंक्रीज इन वैल्यू क्या होगी। ये जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट के इफेक्ट से इंक्रीज इन वैल्यू क्या होगी। अभी इनकी कोई करेंट प्राइस है और हमारे शेयर की करेंट प्राइस है, डिविडेंड है, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए आपने कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन वैल्यू क्या होगी। और फिर इसके इफेक्ट्स को लेकर के जो भी हमने देखा था ट्रू कॉस्ट, वो ट्रू कॉस्ट टाइप की इंफॉर्मेशन से आप देखोगे कि हमारी गेन या लॉस क्या हो पा रहा है। दोनों कंपनी के शेयर होल्डर को अगर ऑफर है 1 शेयर फॉर 4 शेयर, तो ट्रू कॉस्ट के रेफरेंस पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है उससे लेकिन मिलता जुलता है। मेरे ख्याल से ये बेहद इंपॉर्टेंट है नियर फ्यूचर में। ये डीमर्जर बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी ये 13 नंबर आ चुका है और ये 12 नंबर अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट। बाकी तो ये साधारण क्वेश्चन है। 11 और 9 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो 5-7 क्वेश्चन हमें दिखे थे, ये क्वेश्चन काफ़ी काम के क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, थोड़ा हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। और फिर एक साधारण सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। ये नॉर्मल अमालगमेशन टाइप का क्वेश्चन। एक कंपनी दूसरे कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करना चाहती है। टेक ओवर में वो उसे कुछ कंसिडरेशन ऑफर करेगी, उनके कुछ लायबिलिटीज को वो होल्ड करेगी और उसके लिए पेमेंट करेगी। उनके कुछ डिवेंचर एटसेट्रा हैं, उनके लिए डिवेंचर पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे प्लांट इक्विपमेंट को छोड़ के बाकी जितने एसेट्स हैं, बाकी जितनी लायबिलिटी हैं, इन्हें वो सेटल कर देते हैं, इन्हें सेटल कर देते हैं, इन्हें सेटल कर देते हैं। तो इन्हें सेटल करने के बाद हमारे पास बच जाता है प्लांट मशीनरी। इस प्लांट मशीनरी को 6 ईयर तक वो ऑपरेट करेंगे, 6 ईयर एंड पे उसे सेल कर देंगे और साल्वेज वैल्यू कुछ मिल जाएगी। तो वो जानना चाहते हैं एनपीवी कैलकुलेट करके आप देख लो कि हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो एक्विजिशन बेहतर है, फिजिबल है, अदरवाइज फॉरगेट दिस एक्विजिशन। और फिर ये एक साधारण टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये 2-3 बार आ चुका है तो इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये क्वेश्चंस हमें 2-3 टॉपिक्स के जो दिख रहे हैं कि अगर हम ये 10-10, 12-12 क्वेश्चन को अभी लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लें तो इनसे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इन क्वेश्चन को रिवाइज करके हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। और इसके बाद हम अभी आगे चल के दूसरे टॉपिक्स भी अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि उनमें भी 12-12, 15-15 कौन से क्वेश्चन हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पे देखने चाहिए। वैसे देखना तो हमें सब कुछ है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है कि इस समय लास्ट मोमेंट पे हम सब कुछ देख पाएँ। सब कुछ देख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है लास्ट मोमेंट पे। तो लास्ट मोमेंट रिवीजन में हमें लिमिटेड क्वेश्चंस ही देखने होंगे। जो हमने पहले से पढ़ रखा है वो हमें हेल्प करेंगे, लेकिन जो लास्ट मोमेंट रिवीजन होता है, लास्ट मोमेंट रिवीजन पे हमें लिमिटेड क्वेश्चंस देखने होंगे ताकि वो ओवरऑल व्यू हमें एग्जाम हॉल में हमारे साथ रहे।